परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की विशेष क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र। आज हमारे साथ सुदूर अमेरिका से यूएसए से भरत जी गुप्ता जुड़े हुए हैं और हमने चक्र विज्ञान पर आधारित एक श्रृंखला का प्रारंभ किया था। उसी श्रृंखला के अंतर्गत आज मणिपुर चक्र के रहस्यों के बारे में जानने के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्रिय मित्र आनंद भाई जी कि उन्होंने मुझे ये सौभाग्य दिया है कि मैं जो भी मेरा एक्सपीरियंस है चक्रों के बारे में वो आपसे शेयर कर सकूं। और आदरणीय परम पूज्य महाप्रज्ञ जी को भी प्रणाम करते हुए, आप सबको प्रणाम करते हुए आज का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। तो आज का विषय जैसे मणिपुर चक्र। तो मणिपुर का होता है अर्थ, मणि अर्थात सभी को पता है, मणि अर्थात बहुत प्रीशियस एक ज्वेल है मणि सभी को। और उसके साथ में पूर यानी जहाँ पे रहता है। तो हमारी जो नाभि में है वो वहां पे मणि है, यानी एक गोल्डन येलो कलर का मणि है जो कि उसके प्रकाश से, उसकी ऊर्जा से हमारी जठर अग्नि, हमारी सभी नाड़ियां, हमारे चक्र उससे काफी एनर्जाइज होते हैं। हमको सब कार्य करने की क्षमता मिलती है उससे। और सब हम लोग अच्छे से कार्य कर सकते हैं। ये एक छोटी सी प्रस्तावना हो गई मणिपुर चक्र के बारे में। और जैसा कि जो आप पोस्टर्स देख रहे होंगे उसके अंदर लिखा था कि जो मणिपुर चक्र है उसके 10 जो पंखुड़ियां है उसका क्या रहस्य है। तो हम लोग उस रहस्य की तरफ ही चलते हैं। तो मैं चाहूंगा कि मैं स्लाइड द्वारा आपको ये बताऊं, ताकि चित्रों द्वारा बताऊंगा तो आपको जल्दी समझेगा और कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा हम ये जो मणिपुर चक्र है उसका ज्ञान हासिल कर सकेंगे। ये चक्र के बारे में बताया गया है कि हमारी रीढ़ की हड्डी में जहाँ हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, जहाँ से हमारी सुषुम्ना नाड़ी जाती है, वहां पे ये 3rd नंबर का पीला गोल्डन येलो जो दिख रहा है वो चक्र है। और फिर अगले सेशंस में हम लोग आगे ऊपर की जर्नी स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं और क्या है आगे। हाँ, तो ये येलो कलर का आप देख रहे हैं, इसमें 10 पंखुड़ियां हैं और अंदर एक त्रिकोण बना हुआ है और उसमें रम ये शब्द दिया है। ये इसके मेडिटेशन करने से हमारा मणिपुर चक्र जागरूक होता है। तो वो हम लास्ट में उसका प्रयोग भी करेंगे। फिर नेक्स्ट है जो नाड़ियां हैं, हमारी 72,000 जो नाड़ियां हमारे शरीर में है और हमारे जितने 7 चक्र हैं वो अलग अलग नाड़ियां का गुच्छा, बंच हर एक चक्र को जाके मिलता है। और वो नाड़ियों का पूरी तरह से जो चक्र है वो अगर हमारी नाड़ियां शुद्ध है तो हमारा चक्र भी शुद्ध होगा और वो एक्टिव होगा। और उससे हमें जो चक्र के हमारी जो आजू बाजू में जो ऑर्गन्स है जिसपे हमारा ये जो दिखता नहीं है चक्र, वो उसको कंट्रोल करता है। हमारी मेडिकल सिस्टम्स में जो हमारी जितने 11 मेडिकल सिस्टम्स है मॉडर्न मेडिकल साइंस के हिसाब से, वो चक्रों के साथ में जुड़ी हुई है। अगर आपके चक्र बहुत अच्छे एनर्जेटिक है, बैलेंस है, तो आपको कोई भी बीमारी एज पर मॉडर्न मेडिकल साइंस से होगी नहीं। क्योंकि हर ऑर्गन्स को, जैसे भी नाभि का अगर उदाहरण लेते हैं हम लोग, तो वहां पे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, यानी हमारी जठर है, हमारा लीवर है, हमारी पेनक्रियास है, फिर हमारा स्प्लीन है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है। तो ये जितना भी है जो खास डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो अगर मणिपुर चक्र आपका एनर्जाइज हो गया, अगर एक्टिव हो गया, अगर बैलेंस हो गया, तो डेफिनेटली आपको इसके बारे में कभी भी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होंगे नहीं। तो ये 72,000 नाड़ियां शुद्ध करना बहुत जरूरी है। उसके लिए सात्विक विचार, सात्विक अन्न,
सात्विक सत्संग, फिर जितना भी हमारे योग शास्त्र में जो अष्टांग योग का वर्णन है वो अगर जरूरत पड़ती है तो आयुर्वेद के उपचार वगैरह इस प्रकार हम लोग करते हैं। तो कभी भी जीवन में अगर जिसका बोलते हैं कि जिसकी पाचन क्रिया अच्छी है और जिसका एक्सक्रीटरी सिस्टम अच्छा है तो उनको आयुर्वेद के हिसाब से कि कोई उसको कोई रोग हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये यहाँ से ही डिजीज का बीमारी की स्टार्ट होती है। अगर हमारा डाइजेस्टिव अच्छा है तो कभी भी आपको बाकी डिजीज से, अगर इन्फेक्शन है वो बात दूसरी है, पर हमारी बॉडी से जो चक्रों से रिलेटेड, मेडिकल सिस्टम से रिलेटेड बीमारियां वो बिल्कुल नहीं होगी। तो ये और डिटेल में इसको बताया है कि कैसे नाड़ियां हमारे हर एक चक्र को मिलती है। चलिए आगे चलते हैं। ये मैंने आपको बता दिया है कि मणिपुर का अर्थ क्या होता है, कि जहाँ मणि है वो रहने लायक, मणि को रहने लायक वो जगह है। और इसमें क्या होता है, जो मनुष्य होता है, जैसे इसका थोड़ा सा हिस्ट्री में बता दूं कि इसके पहले हमने दो चक्र लिए थे, जो कि मूल आधार चक्र था और स्वादिष्ठान चक्र था। तो मूल आधार चक्र जो था उसमें जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है मनुष्य की, हर प्राणी की, हर मनुष्य की, वो रहता है रोटी कपड़ा, है ना, रोटी कपड़ा मकान जो भी है, और सिक्योरिटी और जनन इंद्रिया वगैरह उनके जो काम रहते हैं, जनन, तो ये सब उसका वो उसमें ज्यादा करके वो एक्टिवनेस उसमें होता है हमारे मूल आधार में। फिर थोड़ा सा ऊपर चलते हैं स्वादिष्ठान, जो कि हमारा उसका जल से संबंध है, मूल आधार है वो हमारे पृथ्वी से संबंध है। तो जब हम स्वादिष्ठान चक्र चलते हैं तो ये जो चक्र है वो इंडिकेट करता है कि आपको प्लेजर, जिंदगी में जो प्लेजर है, खुशियां है, वो आपको मिलती रहे, वो उसका उद्देश्य रहता है। पर इसमें आदमी बहुत स्वार्थी रहता है, मीन्स रेप्टाइल उसकी टेंडेंसी होती है। जैसे रेप्टाइल वो खुद का ही सोचता है, जिस तरह किसी का नहीं सोचता है। तो वो उसमें मनुष्य बहुत सीमित होता है, खुद खुद का कैसे इंजॉयमेंट होगा, कैसे उसको प्लेजर मिलेगा, वहां तक ही सीमित होता है। पर थोड़ा सा ऊपर चलता है, ये एक्चुअली जो 7 चक्र है वो इवोल्यूशनरी प्रोसेस है। हमारा विकास जैसे जैसे शरीर का होगा, फिर मन का होगा, हमारी आत्मा का होगा, ऐसा वो स्टेप बाय स्टेप है। तो पहले तो हमने देखा कि पूरा बेसिक था, बेसिक रिक्वायरमेंट जो आदमी की होती वो। उसके बाद में देखा कि हमको कहाँ कहाँ से खुशियां मिलती, वो सिर्फ खुद का विचार, सोसाइटी का विचार नहीं। इसके ऊपर अगर हम चलते हैं मणिपुर चक्र, तो ये मैमल साइकोलॉजी बोलते हैं। इसमें हम दूसरे का भी विचार करते हैं, सोसाइटी का विचार करते हैं, फैमिली का विचार करते हैं, फ्रेंड्स का विचार करते हैं, तो ये इसमें करते हैं। तो ये जो अभी हम आज जो पढ़ने वाले हैं वो मणिपुर चक्र के बारे में ही पढ़ने वाले, इसलिए इसमें कहा गया है कि जनरली हमारा जो वर्ल्ड है, हमारी क्या है, हम जहाँ रहते हैं वो सोसाइटी है, फैमिली है, समाज है, तो ये हमको बहुत अट्रैक्शन इससे मिलता है। और ये जैसे डाइजेस्ट सिस्टम के बारे में मैंने बता दिया है, और ये जनरली हमारी बॉडी में हीट, क्योंकि जैसा खाएंगे वैसे फिर हीट उसमें बढ़ेगी और पूरे बॉडी का टेम्परेचर उससे मेंटेन होगा। और सबसे बड़ी बात यह है, हमारा जो पचन है वो बहुत बहुत अच्छी तरह से रहेगा। फिर है कि इसमें मनुष्य को इच्छा होती है। देखिए, जो हर चीज करना चाहता है, पूरे संसार को जीतना चाहता है, ऐसे इतिहास में कई उदाहरण है ना। जैसे सिकंदर का उदाहरण ले लिया, नेपोलियन का उदाहरण ले लिया, ऐसे बड़े बड़े जो ये थे, तो इनका इनका मणिपुर चक्र काफी स्ट्रांग था। तो ये क्या चाहते हैं ऐसे लोग कि पूरे नेचर को, पूरे वर्ल्ड को, यानी सब उनका सुने। बहुत इगोइस्टिक होते हैं, यानी अहम बहुत ज्यादा होता है, मैं। तो उसके भी बारे में आपको बताएंगे। तो ये डोमिनेशन होता है, यानी सब चीज मेरे हिसाब से चलना चाहिए। और इसका सिंबोलिज्म होता है कि आपने जो जंगल में माउंटेन के ऊपर जो बकरियां होती है उसका वो बताया है कि जैसे वो जो जंगल और माउंटेन की बकरी रहती है वो एकदम से ऊपर चढ़ जाती है, मनुष्य नहीं चढ़ सकते, एकदम ऊपर बड़े बड़े माउंटेन पे एकदम क्लिफ पे पहुंच जाती है, टॉप पे। तो वैसा ये जो इस पर से मनुष्य का स्वभाव बताया कि वो सब कुछ करना चाहता है। इसलिए नीचे बताया गया है कि यू आर ए डूअर, यानी सब करना चाहते हैं कि मैं ये करके दिखाऊंगा, मैं ये करके दिखाऊंगी, ये रहता। और ऐसे लोगों में ज्यादा विश्वास रहता है, और इनके आईज आप देखेंगे बहुत तेज रहता है, आंखों में इतना जबरदस्त कॉन्फिडेंस रहता है, आत्मविश्वास रहता है
कभी कभी जैसे बाकी लोग जिनका आत्मविश्वास कम है वो उनसे फिर आंख से आंख मिला नहीं सकते। आपने भी काफी अनुभव किया होगा इसके बारे में। अब ये हमने जो बताया था कि इसके रहस्य क्या है, मणिपुर चक्र के जो अपनी पंखुड़ियां हैं, तो ये देखिए 10 इसमें हमारे जो मनुष्य के जो क्लेश है और दुख के जो कारण है, ये 10 है। क्योंकि मणिपुर चक्र में जब तक आप शरीर समझेंगे अपने आप को, एक्चुअली हम शरीर नहीं है, क्योंकि आप तो अभी क्लास करते हैं, सुनते हैं, है ना, योग से जुड़े हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो ये जो चीज है वो अज्ञान जो है ना, उसके कारण ही क्लेश और दुख हमें प्राप्त होता है। मैं ईगो, हम समझते हैं कि मैं ही शरीर, मैं सब कुछ हूँ, मैं आत्मा नहीं हूँ, मैं शरीर हूँ। तो वहां पे क्या होता है, जब हम अपने आप को शरीर समझने लगते हैं अज्ञानता के कारण, तो अटैचमेंट है ना, मोह बढ़ता है। फिर सबसे आप अटैच होना चाहते हैं, लोग आपसे अटैच होना चाहते हैं, हर चीज को आप अपना उसको समझते हैं शारीरिक तौर पे। अब होता क्या है, जब ये अटैचमेंट, देखिए हर बार तो आप सब कुछ आपके हिसाब से चलने वाला नहीं है, एक संसार वो अलग प्रकार से चलता है, आपके हिसाब से नहीं चलता है। तो जब भी कोई दूर होता है, आपका मोह जब टूटता है, आपका राग जब टूटता है, राग अर्थात लोभ मोह, है ना, प्यार, वो अटैचमेंट ही बोलेंगे। तो ये जब टूटता है तो आपको डर लगता है, तो हरदम ये डर की भावना भी रहती है कि कल अगर मैं ये पोजीशन पे हूँ, अगर ये मैं पोजीशन पे नहीं रहूंगा ये, तो मेरा क्या होगा, है ना। और बाद में तृष्णा, इनमें इतनी थर्स्ट, इतनी तृष्णा ज्यादा रहती है कि क्योंकि इनको सब कुछ पाना रहता है ना। तो ये सब इसके अंदर जो चीज मिलती नहीं है, उस जो चीज उनसे बराबर बिहेव नहीं करती है, तो उनसे वो घृणा करने लगते हैं, है ना। फिर इनमें ईर्ष्या भी काफी आती है, उनको हरदम लगता नहीं मैं आगे जाऊं, वो पीछे नहीं जाना चाहिए। कभी कभी गलत काम भी कर जाते हैं वो लोगों के लिए, कि लोगों को नुकसान हो जाए। और इनमें शर्म भी होती है बहुत, कि अरे मैं ये करूंगा तो लोग क्या कहेंगे वगैरह। पर योग में ये ऐसा नहीं चलता है, हम लोग बाद में बात करेंगे इसका, ये तो जनरल मैंने बता दिया। जब हम योग से जुड़ते हैं तो ये सब चीजें मनुष्य में नहीं चाहिए। अगर हम ऊपर के जर्नी में, हम जैसे हमारी चक्र को अगर जागरूक करना है, हमारा जो जीवन है उसको बहुत सुखी बनाना है। ये जो 10 आप देख रहे हैं, इससे आपको कभी भी सुख नहीं मिल सकता है, खुशी नहीं मिल सकती। थोड़ा सा खुशी देखिए ये क्षण, बाद में उसका जो अंत है वो दुख में ही होने वाला है, ठीक है। तो जब तक हम अपने आप को आत्मा नहीं समझेंगे, जब तक हम नहीं समझेंगे कि हम भगवान के बच्चे हैं और यहाँ पे एक उद्देश्य के लिए आए हैं और हमको सबके साथ अच्छे से रहना है और सबकी सेवा करना है, तब तक हम नहीं समझेंगे। और फिर ये काफी निराशवाद, जब इनके मन के हिसाब से नहीं होता है तो ये निराशवाद हो जाते हैं। इनमें आलस्य भी रहता है बहुत, जिनका जागरूक नहीं है। जैसे उनकी इच्छा तो होती है सब कुछ करे, पर शरीर उनका साथ नहीं देता है। जैसे ज्यादा वात वगैरह हो जाता है तो ये लोग थोड़े से स्थूल शरीर में हो जाते हैं, तो इनमें फिर वो चीज आलस्य ज्यादा आता है, जिसके कारण वो कुछ कर नहीं सकते हैं आगे। और विषाद भी होता है, यानी उनकी अगर अभिलाषा पूरी नहीं हुई तो उनको बहुत दुख होता है। और फिर ये सब चीज होने से उनमें चिड़चिड़ाहट भी बहुत होती है। तो ये जो 10 पंखुड़ियां का जो सीक्रेट है वो ये है, ठीक है। आगे चलते हैं कि ये होता क्यों है। जैसे हमने बताया कि क्लेश और दुख के जो कारण है वो 5 ही कारण है। जैसे पतंजलि योग सूत्र में अपना जो साधना पाद है उसमें जो चौथा या पांचवा जो सूत्र है वो इसके बारे में ही है कि अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 प्रकार के अविद्या के कारण, एक्चुअली अविद्या के कारण ही हमें अस्मिता का, अस्मिता अर्थात क्या होता है, अपने आप को शरीर समझना, अपने आप को आत्मा ना समझना, उसको हम बोलेंगे अस्मिता। राग है ना अटैचमेंट, जो अभी हमने देखा, ये सब वो 10 के 10 जो थे वो ड्यू टू अटैचमेंट ही थे, हमारा मोह के कारण ही थे। तो ये कारण है। दूसरा है द्वेष, है ना, जिससे जिससे लोभ है, जिससे मोह है, जिससे हमको अटैचमेंट है, वो हमारे लिए सुख का कारण बनते हैं। और जो हमारे साथ अटैच नहीं है, जो हमारे साथ व्यवहार अच्छा नहीं करते, उसे हम द्वेष करने लगते हैं, ठीक है। और फिर अभिनिवेश, अभिनिवेश अर्थात कि मौत से डरना। एक्चुअली मौत से, जो योग से जुड़े हुए व्यक्ति है वो मौत से इसलिए नहीं डरते कि उनको पता है
कि ये जो शरीर एक प्रकार का कपड़ा है, जब ये जीर्ण हो जाएगा तो हमको ये कपड़ा यहीं छोड़ना है और दूसरा कपड़ा हमें धारण करना है। तो आत्मा का कभी मरण नहीं है, हम लोग का कोई मरण नहीं है। सिर्फ शरीर अगर जीर्ण हो गया है तो उसको छोड़ना है, दूसरे शरीर लेना है ना? पर जो ईश्वर ने जो हमें कार्य बताया वो हमें करके अच्छे तरह से जाना है। तो ये जो 5 कारण है वो अविद्या है। अगर अविद्या ये हमको पता चल जाए, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, तो आपको फिर कभी भी दुख या क्लेश कभी भी नहीं होगा। तो ये हमको समझना है, क्योंकि योग का उद्देश्य वही है और कुछ नहीं है। अब चलते हैं कि मणिपुर चक्र क्या है, हमारा साइंस क्या बोलता है, हमारे शास्त्र क्या बोलते हैं। तो आप देखेंगे बहुत सारे डिटेल्स हमने कलेक्ट किया, अलग अलग बताने के लिए इसको एक टेबुलर फॉर्म में कर दिया है ताकि आपको समझने में बहुत इजी जाए, है ना? तो आप देख रहे हैं कि इसमें हमको दिव्य गुण भी मिलते हैं, हमारी अंदर की ताकत इससे बढ़ती है, सेल्फ कंट्रोल आता है ना? मेटाबॉलिज्म अच्छा रहता है, हम हरदम एनर्जाइज वगैरह रहते हैं, ठीक है? फिर हमारे जो कंट्रोल्स है वो कौन-कौन से इस पे हैं, और नाभि के आजू-बाजू में मैंने आपको सब बताया था कि ये ऑर्गन्स है। तो देखिए इंटेस्टाइन, है ना? फिर डाइजेशन अच्छा होता है, लीवर का काम अच्छा होता है, गॉल ब्लैडर है, पाइल है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्टमक है, पेनक्रियाज है ना? उसके अदर क्या-क्या फंक्शंस हैं, तो विल पावर इससे बढ़ता है। पर जब विल पावर बढ़ता है तो ऐसे लोगों में जब उसके मन से नहीं होता है तो उनका क्रोध भी बढ़ जाता है, एंगर बढ़, सेल्फ कंट्रोल होता है, एफिशिएंसी काफी बढ़ जाती है इनकी, एक पर्पसफुल लाइफ होती है, और ये स्ट्राइव फॉर परफेक्शन, ये हरदम कोशिश करते हैं कि इनके काम में एकदम परफेक्शन आए और कोई भी इसमें गलती ना निकाले, ठीक है? फिर इसका स्थान कहाँ है, तो मणिपुर का तो मिडिल फिंगर में है यहाँ पे, ठीक है? और कलर इसका हमने जैसा बताया था गोल्डन येलो है। जो अरोमाथेरेपी का जो अभ्यास करते हैं उनके लिए बता दूं कि जिंजर का जो एसेंस होता है वो उससे भी अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो उससे भी मणिपुर चक्र बढ़ता है। सेंस इसका साइट है ना, आंखें, है ना? जैसे मैंने आपको बताया कि इनकी आंखें काफी ब्राइट होती है, काफी कॉन्फिडेंस होता है इसमें, और इसका फ्रेग्रेंस, इसका सुगंध, कौन से सुगंध से मणिपुर चक्र डेवलप होता है, तो ब्लूबेरी। फिर इसका मेटल कौन से संबंध है, तो हमारा आयरन है यानी लोहा है, एलिमेंट है इसका फायर, है ना? जैसे मूल आधार का हमने पृथ्वी बताया था, स्वादिष्टान चक्र का पानी बताया था, जल, और इसका है फायर, ठीक है? फिर अगर ऊपर हम जाते हैं अनाहत चक्र तो एयर, फिर बाद में विशुद्धि, उसके बाद में आकाश, फिर उसके बाद में फिर ऊपर की जर्नी स्टार्ट हो जाती है। तो इसका शेप कैसा है, तो स्फेयर शेप है, और कौन से म्यूजिक से ये डेवलप होता है, तो इसमें हमारे जो शास्त्रीय जो ड्रम्स और तबले होते हैं, अगर उसका म्यूजिक सुनते हैं तो हमारी मणिपुर चक्र विकसित होते हैं। आपको अगर इतिहास पढ़ेंगे तो आपको याद होगा कि शौर्य कब बढ़ाते थे, जब युद्ध के लिए जाते थे तो बड़े बड़े ड्रम्स वगैरह हो जाते, तो कि उनमें जोश आता है, तो ये सब चीजें उसके लिए पावरफुल रहती है। फिर ये तो देख लिया हमने, इसके आगे चलते हैं कि इसमें कुछ लोग को अंगूठी पहनने का शौक वगैरह रहता है, तो जो अंबर नाम का जो प्रीशियस स्टोन है उसके आप उंगली धारण कर सकते हैं, और ये जो बीच वाली उंगली उसमें पहन सकते हैं। इथरिक कौन सा ऑयल इससे वापरना चाहिए ताकि वो हमारे जो मणिपुर चक्र डेवलप हो, तो लेमन है, ग्रेप जो, ये दो चीज है, उसके जो एसेंस है उससे बढ़ता है। प्लैनेट्स, कौन सा प्लैनेट से संबंधित हो, मार्स है ना, हमारा मंगल ग्रह, और दूसरा सन, तो इसका डायरेक्ट असर इन पे मणिपुर चक्र पे पड़ता है। और मेष राशि, जिनकी मेष राशि होती है, आप देखेंगे कि उनकी जो मणिपुर चक्र है वो काफी विकसित रहता है। उल्टा भी होता है, ठीक है, अगर विकसित नहीं है तो काफी डल भी बन जाते हैं वो। और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से इसका फर्स्ट हाउस है, सिंबल इसका लायन है, ओके? फिर इसकी क्वालिटीज क्या है, तो शांतता है, जेनरसिटी है, सेटिस्फेक्शन है, अटेंशन है, केयर है। पर ये जब आपका मणिपुर चक्र ऊर्जा होगा, बैलेंस होगा तो ही होगा। इसका मंत्र कौन सा है, तो रम, जो हमने पहले देखा था, और लास्ट में हम लोग उसका अभ्यास भी करेंगे। अब आगे चलते हैं कि कौन कौन सी डिजीज हो सकती है। अगर हम लोग का मणिपुर चक्र अगर डेवलप नहीं है
तो ये इतनी बड़ी लिस्ट है डिजीज की, सब पाचन क्रिया से संबंधित है। आप देखिए जितना भी आपको दिख रहा है ना, हमारे जितने ऑर्गन्स वहां पे है नाभि के आसपास, वो सबकी बीमारियां इसमें दी गई है ना। तो आप लोग अभी तो ऐसा बोला जाता है कि 70 से 80% लोग उनके डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं है, इसके कारण है। जब डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं रहता, इसका मतलब हमारे मणिपुर चक्र ठीक नहीं है, इसका मतलब हमारे जितने ये जो डिजीज देख रहे हैं उसमें से कोई ना कोई डिजीज होगी या फिर भविष्य में हो सकती है। ठीक है, तो क्या करना चाहिए, सब उसका उपाय वगैरह आपको आगे अच्छे तरह से समझाया जाएगा, उसके बारे में चिंता मत करिए। फिर इमोशनल डिजीज भी होती है, तो देखिए एंजाइटी होता है, फेलियर, ये सब हम लोग ने देखा है। वो जो 10 हमने जो पंखुड़ियों का ये देखा ना, ये बाकी ये सब चीज देखिए उसमें मैच होती है। ठीक है ना, जेलसी है, कंफ्यूज है, पैसिव है, एग्रेशन है, डिप्रेशन है। तो अब देखते हैं कि कैसे इसको दुरुस्त किया जाए, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। जैसे हमने साइंस समझ लिया कि मणिपुर चक्र क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, उससे क्या फायदे हैं वगैरह, कौन सी डिजीज हो सकती है, फिजिकल डिजीज, मेंटल डिजीज। अब देखते हैं कि वो सब चीजों से दूर रहने के लिए हम ये क्यों सीख रहे हैं, हम ये क्यों जानने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम चाहते हैं कि शारीरिक तौर पर और मानसिक तौर पर पूरी तरह से निरोगी रहे। सभी का उद्देश्य वही है। अगर आप निरोगी रहेंगे तो आगे की जर्नी आप अच्छे तरह से पूरी कर सकते हैं और लोगों की सेवा कर सकते हैं और अपने परिवार को, अपने देश को, अपने समाज को, सभी को खुश रख सकते हैं। तो इसमें आप अगर सिलेक्टेड योग प्रैक्टिस, वो मैं आपको दिखाऊंगा कौन कौन से खास योग आसन करना चाहिए। ठीक है, फिर इसमें 3 बंद आपको सबको पता है, तो उड़ियान बंद इसमें काफी महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि डायरेक्टली हमारे मणिपुर चक्र से संबंधित, डायरेक्टली हमारे नाभि से संबंधित अग्निसार क्रिया, उसमें ही बंद लगा के हमारे पेट को अंदर बाहर करना पड़ता है। उसका भी मैं चित्र बताऊंगा आपको, है ना। फिर कौन सी मुद्रा लगाना चाहिए, जैसे हस्त मुद्रा वगैरह है ना, तो ये सूर्य मुद्रा बहुत अच्छी है, वायु मुद्रा भी अच्छी है इसमें, तो ये लगा सकते हैं। षटकर्म कौन से करना, तो 6 षटकर्म हम लोग को करना है, वो बताऊंगा कौन से है वगैरह। जैसे भी आपको, जैसे अभी कपालभाति तो आप लोग रोज ही करते हैं, त्राटक बहुत इजी है, वो कर सकते हैं। जल नेति कर सकते हैं, है ना। एक बार हम वो सेंटर में आए थे, आनंद भाई जी ने हमको रिक्वेस्ट किया था, हमने बताया भी था कि जल नीति बहुत आसान है ना। तो वो उसके उसके बारे में तो मैं आपको डिटेल्स बता रहा हूँ। फिर प्राणायाम हमको करना है, तो प्राणायाम में सभी प्राणायाम करना है जो जो हम लोग करते हैं, जैसे 8 प्राणायाम मेन है, वो मैं आपको बताऊंगा। फिर मणिपुर जो चक्र है उसका मेडिटेशन करना, वो भी हम लास्ट में करने वाले हैं। आपको जब भी मिलता है समय या कोई अपॉर्चुनिटी, तो डांस जरूर कीजिए। डांस कौन सा डांस, उत्तेजन करने वाला नहीं। जो हमारा शास्त्रीय युक्त जो डांस होता है वो हमें शांतता प्रदान करता है, जो विदेशी डांस करता है वो उत्तेजना निर्माण करता है। तो वो डांस से बचना है और हमारे हिंदुस्तानी डांस को आप सीखिए, जैसा भी आपको आता है आप करिए, पर मग्न होके करिए, तो ये बहुत अच्छा है मणिपुर चक्र के लिए। और डू क्रिएटिव थिंग्स, कुछ नई नई चीजें करने की उमंग रखिए, है ना। और अपनी लाइफस्टाइल जो है कि जल्दी सोना, जल्दी उठना, नेचर के साथ जितना आप रहेंगे, आपको मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि लाइफस्टाइल, नेचर ने एक लाइफस्टाइल बनाया, एक बॉडी क्लॉक बनाया है। जैसे सुबह का समय मैं आपको बताता हूँ, 3 से जो 5 बजे का समय है, वो हमारे लंग्स का जो भी कचरा है ना, वो बाहर फेंकने का समय है। तो उस समय हम अगर उठते हैं, चलो 5 बजे उठ गया, 5:30 बजे उठ गया, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और हमको लंग्स की सफाई करना है। और आप देखते हैं कि फिर उसके साथ में हमारा जो शौच, बहुत लोग उठने के बाद ही शौच जाते हैं, तो ये सब चीजें बॉडी क्लॉक है। तो ये हर ऑर्गन्स अपने अपने समय पे एक्टिव होता है। हम क्या करते हैं, जब नेचर के ऑपोजिट में जाते हैं, तो ये हमारी जो बॉडी क्लॉक है वो डिस्टर्ब हो जाती है। आपको पता है ना, नोबेल प्राइज मिला इस बार यही बॉडी क्लॉक, जिन्होंने, हमारे तो पूर्वजों ने सब बता के रखा था, पर यह भी साइंटिफिक तौर पे इन्होंने बताया और नोबेल प्राइज मिल गया इनको। तो ये आज पूरी दुनिया इसको मानने लगी कि हमें नेचर के साथ जाना है। जैसे पशु पक्षी वगैरह जल्दी सो जाते हैं, आप गाय को देखिए, सनसेट होने के बाद में उसको खिलाइए, नहीं खाएगी, है ना। पर मनुष्य हम के खाते हैं। खैर जैन धर्म में तो बहुत अच्छा है कि वे सूर्यास्त के पहले खाओ,
हम भी वही पालन करते हैं कि सूर्य अस्त के पहले खाते हैं, 4 कौर कम खाइए, है ना? सुबह जल्दी उठिए। तो ये अगर हम पालन करते हैं ना, सात्विक अन्न वगैरह लेते हैं, तो बिल्कुल आपको कोई प्रकार के न शारीरिक, न मानसिक, न इमोशनल, न कोई भी प्रकार की बीमारी नहीं होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ आसन आपको बता रहा हूँ कि मणिपुर चक्र को अगर डेवलप करना है तो आपको ये मयूरासन कर सकते हैं। मयूरासन आप बोले वो बहुत कठिन है, तो आप इसको हंसासन भी कर सकते हैं ना, दोनों पैर नीचे टेक सकते हैं और इसके बल करने की कोशिश कीजिए, बहुत अच्छा है। ऐसा बोलते हैं मयूरासन, मयूर क्या करता है कि सांप को उसके विष के साथ खा जाता है और वो पचा लेता है। यानी इतनी हमारी पचन क्रिया इतनी जबरदस्त हो जाती है कि आप कुछ भी खाएंगे तो पच जाएगा। पर मैं कभी नहीं बोलूंगा कि आप कुछ भी खाइए, सात्विक भोजन ही करना है, सात्विक अन्न ही करना है, सात्विक तौर पे करना है। हमारे जो पूर्वजों की जो प्रथा थी कि भाई पेट के 4 भाग करो, आधा पेट खाना खाओ, एक भाग जो है पानी के लिए छोड़ो और एक भाग हवा के लिए छोड़ो, ये हिसाब से हमको रहना है। अब आप देखिए कम खाने वाले जो है ना, आधा भाग आधा पेट जो खाते हैं ना, तो वो कभी भी उनको डिजीज वगैरह नहीं होती और कभी भी मरते नहीं है वो कि मैंने कम खाया इसलिए। पर आप देखिए जो ज्यादा खाते हैं ना, वो जरूर से जल्दी जल्दी उनको बीमारी होती है और जल्दी जल्दी ऊपर स्वर्ग सुधार जाते हैं। चक्रासन देखिए, इसमें भी आप देखिए मणिपुर चक्र के जगह काफी स्ट्रेचिंग आया है, तो इसमें भी हमारा जो डाइजेस्ट सिस्टम है वो काफी इसमें बढ़ता है। फिर ये अर्धमच्छेंद्र आसन है ना, ये पूरी तरह से बरोबर नहीं है, पर इसके समान ही आप कर सकते हैं। जो वो पीछे जो हाथ दिखाया है वो टच नहीं करना है और उसको गोल घुमा के हमारे नाभिक पे टच करना है। ठीक है, नेक्स्ट है ये पश्चिमोत्तासन। आप देख रहे हैं जितना भी होता है, जरूरी नहीं है कि इतना ही परफेक्शन लाया आप। ठीक है, ये देखिए कुर्मासन, जितना भी होता है करने की कोशिश कीजिए। फिर ये धनुरासन है ना, तो ये देखिए वॉरियर 3, ये प्लैंक पोज है ना, हम लोग सूर्य नमस्कार में करते हैं ये। फिर ये चाइल्ड पोज, शशांकासन, देखिए नौकासन, 2 प्रकार की नौकासन है। ये ब्रिज पोज देखिए, है ना। फिर ये रिवर्स प्लैंक पोज देखिए। फिर ये शवासन, शवासन सबसे बेस्ट है। ये हरदम याद रखना कि जब भी आप आसन करते हुए थोड़े थकान महसूस होती है तो शवासन में इमीडिएटली जाना है। खास करके जैसे हमने चक्रासन कर लिया या सर्वांगासन कर लिया, हलासन कर लिया, जो डिफिकल्ट आसन है, उसके बाद में एकदम से शरीर में थकान आती है, तो उस समय हमें शवासन में जाना या मकरासन में जाना बहुत जरूरी है, या फिर शशकासन में जाना बहुत जरूरी है। भुजंगासन आप कर सकते हैं। फिर ये अच्छा है उष्ट्रासन। तो आप देखेंगे हर एक जो भी आसन जो पोज बताया वहां पे आपका जो पेट है, एक तो नहीं तो कॉम्प्रेस हो रहा है या फिर स्ट्रेच हो रहा है। तो इसमें क्या होता है कि वो उसकी क्षमता बढ़ती है। अभी इतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि समय नहीं है, नहीं तो मैं इसको अच्छे से डिटेल में समझा सकता हूँ। ठीक है, अब ये सूर्य नमस्कार देखते हैं। सूर्य नमस्कार इसलिए कहा गया है कि इसमें सिर्फ हमारे जो क्राउन चक्र है, सहस्त्रा चक्र, इसको छोड़ के जितने चक्र हैं वो उससे डेवलप होते हैं। अब हम एक एक स्टेप करके आपको बताएंगे। ठीक है, देखिए पहला स्टेप, इसमें आपका अनाहत चक्र यानी जो हृदय चक्र है और हमारा मूलाधार चक्र, ये दोनों इससे डेवलप हो रहे हैं। ये इसके बाद में देखिए हस्त, ठीक है, हस्त उत्तानासन में देखिए जो विशुद्धि चक्र है, ये हमारे जो गले का भाग है वो काफी स्ट्रेच आ रहा है, तो विशुद्धि चक्र डेवलप हो रहा है। इसके अंदर हमारा स्वादिष्टान चक्र डेवलप हो रहा है। ये इसके अंदर हमारा आज्ञा चक्र डेवलप हो रहा है। इसके अंदर हमारा ये विशुद्धि चक्र डेवलप हो रहा है। इसके बाद इसके यहाँ पर हमारा मणिपुर चक्र डेवलप हो रहा है। यहाँ पे हमारा ये अपना स्वादिष्टान चक्र डेवलप हो रहा है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर हमारा विशुद्धि चक्र, क्योंकि ये जो चित्र है इसमें पूरी तरह से मिलाने, हमारी जो चिन्ह है, हमारी टुड्डी है, वो गले के पास मिलाना पड़ता है ताकि उसमें कॉम्प्रेस आता है विशुद्धि चक्र में। ये इसके बाद में फिर हम इसमें आज्ञा चक्र डेवलप हो रहा है, इसमें फिर स्वादिष्टान चक्र डेवलप हो रहा है और इसमें फिर हमारा विशुद्धि चक्र डेवलप हो रहा है और यहाँ पे हमारा अनाहत चक्र और मूलाधार चक्र डेवलप हो रहा है। तो आप देखेंगे कि ये हमने
चार्ट भी बना के दिया है, आप लोग जब रिकॉर्डिंग हो जाएगा तो आप इसमें आराम से देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं और वो हिसाब से आप अभ्यास करना है, ठीक है। इसके बाद में हम चलते हैं कि प्राणायाम कौन कौन से प्राणायाम करना है, ठीक है। तो प्राणायाम में हम देखते हैं कि भस्त्रिका कौन सी करना है, फास्ट भस्त्रिका। अगर मणिपुर चक्र आपको डेवलप करना है तो आपको बहुत फास्ट भस्त्रिका करना पड़ेगा, तभी मणिपुर चक्र डेवलप होगा, ठीक है। कपालभाति आपको करना है, वो भी आप जितना ऐसा बोलते हैं कि 1 सेकंड में एक बार करना चाहिए, पर अगर आपको आपके चक्र डेवलप करना है तो गुरु के मार्गदर्शन में आप ये सब प्रयोग कर सकते हैं। बाह्य प्राणायाम, अग्निसार, ये जो दोनों क्रिया है ना, बाह्य प्राणायाम ही है और अग्निसार तो क्रिया, ये दोनों करने से भी आपकी जठराग्नि, हमारा मणिपुर चक्र डेवलप हो जाता है। नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम, ये हमारी ज्यादा उष्ण भी नहीं होना चाहिए, हमारा शरीर ज्यादा कोल्ड भी नहीं होना चाहिए। तो ये बैलेंस करने के लिए हमारी जो ईडा पिंगला यानी सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी दोनों को बैलेंस करने के लिए नाड़ी शोधन बहुत जरूरी है। हमारी अगर ये दो नाड़ियां शुद्ध हो गई तो आप समझिए कि हमारी बाकी भी 72,000 के ऊपर जो नाड़ियां वो भी शुद्ध हो जाएगी। और फिर हमारी जो सुषुम्ना नाड़ी है जिसमें अंदर हमारी चक्रास वगैरह सब, हमारे नर्वस सिस्टम वगैरह है, सब एक्टिव है, तो ये भी आपके शुद्ध होने से आपके चक्र, आपके कुंडली वगैरह सब डेवलप होंगे। और एक आप एक बहुत होनहार, एक समाज में एक होनहार व्यक्ति करके साबित हो जाएंगे, क्योंकि आप में वो सिद्धियां प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। आपके वाणी में आपको ये आ जाएगा, क्या बोलना चाहिए, उसमें इतना जोर आ जाएगा कि सामने वाला उसको अपने हृदय के अंदर ही उतार लेता। जोर अर्थात मेरा वो नहीं है कि जोर से बोलना, ठीक है। फिर सूर्य भेदन करना, जिसको ऐसा लगता है कि उनकी पचन क्रिया वगैरह ठीक नहीं है तो वो सूर्य भेदन कर सकते हैं ना, सूर्य नाड़ी हमारी ऊर्जा बढ़ा सकते हैं। भ्रामरी बहुत जरूरी है और ओम का उच्चारण भी बहुत जरूरी है ताकि हमारा मन शांत रहे। इसके बाद मैंने बताया था कि आपको अग्निसार क्रिया, ये तो बाह्य प्राणायाम का आपको बताया गया है चित्र। जब इसको हमारे पेट को अंदर बाहर ऐसा करते हैं तो फिर ये अग्निसार क्रिया हो जाता है। और जब अंदर बाहर नहीं करते हैं, सिर्फ श्वास रोक के, ठीक है, अंदर खींच के रखे हैं, तो ये बाह्य प्राणायाम हो जाता है। इसके बाद में बंध, आपको पता ही है, मूल बंध, उड़ियान बंध और जालंधर बंध। और आप उड़ियान बंध लगाएंगे तो आपका डेफिनेटली आपका जो मणिपुर चक्र है वो फर्स्ट क्लास डेवलप होगा। ये उड़ियान बंध कैसे लगाना है देखिए, बहुत अच्छे तरह से लगाया है। अभी समय नहीं है तो मैं भी आपको दिखाता कि पेट पूरा अंदर घुस जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब आपका पेट इतना सॉफ्ट होना चाहिए, तो आप कोई सॉफ्ट चीज खाएंगे, आप अपना जीभ का न सुनते हुए पेट का सुनेंगे तो आपका पेट भी बहुत सॉफ्ट रहेगा। अगर आप जीभ की सुनेंगे तो पेट आपका हार्ड हो जाएगा, ये हरदम ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, मैंने बताया था आपको सूर्य मुद्रा, है ना, ठीक है। रिंग फिंगर को बेंड करके सूर्य से, ये हमारा सूर्य है, ये हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी को सूर्य से दबा दिया है तो हमारी सूर्य मुद्रा हो गई है, ठीक है। इसके बाद में षटकर्म कौन से करना वो मैंने बता दिया। बस्ती यानी जैसे हम लोग एनिमा वगैरह लेते हैं वो उसको बोलते हैं। तो बीच बीच में आप इनके सेंटर्स में जा सकते हैं जहाँ पे जैसे नेचुरोपैथी सेंटर्स वगैरह वहाँ पे ये किया जाता है। तो मुझे लगता है कि जैसे साल में 2-3 बार आप कर सकते हैं, जैसे बारिश के सीजन वगैरह में, ऐसे ऐसे आप नेचुरोपैथी जो रहते हैं टीचर्स उनसे पूछ के ये सब करते हैं। कपालभाति तो करना ही चाहिए रोज। त्राटक जितना आप करेंगे उतना आपके कंसंट्रेशन बढ़ेगा बहुत, और आंखों की रोशनी बढ़ेगी, कंसंट्रेशन बढ़ेगा। बच्चों को तो 100% आप करवाना। अब इतने डिटेल में बताऊंगा कि त्राटक कैसे किया जाता है। आप कभी भी कोई भी वेबसाइट पे जाइए वगैरह। धोती भी बहुत अच्छा है, अलग अलग प्रकार की धोती है। भरपूर आप पानी पिए, थोड़ा सा नमक डाल के कोमट पानी, और बाद में जीभ के अंदर दबा दीजिए, बाहर पूरी तरह से आ जाएगा। तो उससे अंदर का कफ वगैरह, पित्त वगैरह जितना सब कुछ है सब बाहर आ जाएगा। फिर जल नीति तो है ही, सबको पता है। सूत्र नीति भी होती है ना। फिर नवली क्रिया थोड़ी सी डिफिकल्ट है तो उसको जाने दीजिए, बाकी जो अपने हाथ में वो तो कर ही सकते हैं। फिर हाँ, अब चलते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है कि हमने मणिपुर चक्र को कैसे बैलेंस करने का। तो फूड बहुत जरूरी है। आप जैसा खाए अंडा वैसे बनाए मन, और पानी जैसे पिएंगे वैसा हमारी वाणी भी बनेगी। तो शुद्ध पानी और अच्छे मन से पानी पीना है,
ताकि आपके वाणी भी मिठास हो जाए। इसलिए बोलते हैं मीठा पानी पियो, मीठा अर्थात शक्करदार वाला नहीं, है ना? वो दृष्टि से मीठा होना चाहिए और उसमें हमारी प्यार भरा होना चाहिए। कोई जैसे हम लोग अभी राजस्थान ले लो या कहीं भी जाते हैं, तो सबसे पहले पानी लेके आते हैं पीने के लिए, प्रेम से लाते हैं, ठीक है? तो ये जो पानी है, इसमें एक अलग टच होता है उसको, है ना? एक अलग से उसमें हार्मोन्स होते हैं। ऐसे जापान में काफ़ी इसमें प्रयोग किए गए, एक प्यार से देना और हेट से देना। तो उसमें देखा गया है कि उसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स है ना? उसमें बदलाव आते हैं उनके इसमें। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। वैसे ही हमारा जो भोजन है, आप उसको ईश्वर को अर्पण करके ही करना है, प्रसाद करके ही भोजन करना है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है? उसको टच करना है। हम बोलते हैं ना टच थेरेपी बहुत अच्छी है, तो हमारा जो अन्न है, जो हमारे शरीर के लिए एक यज्ञ का काम कर रहा है, उसको भी हमको हाथ से अच्छे तरह से टच करना है, उसकी पूजा करना है ब्रह्म की, फिर उसको ग्रहण करना है प्रसाद करके। अगर इस प्रकार करते हैं तो डेफिनिटली आपका मणिपुर चक्र विकसित होगा और आगे की जर्नी और आपको कोई भी डिजीज वगैरह नहीं होगी। फास्टिंग बहुत महत्व है, जैसे जैन जो धर्म है उसमें फास्टिंग का बहुत ज्यादा महत्व है। आजकल तो सब जगह फास्टिंग का बहुत ज्यादा महत्व है, यहाँ पे भी विदेशों में भी, जैसा अमेरिका वगैरह, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, हम वहाँ जा जाके सिखाते हैं और वो भी निस्वार्थ सेवा देते हैं, तो वहाँ देखते हैं कि आजकल फास्टिंग का बहुत है। तो क्या होता है, ये हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, ये तो 24 घंटा बेचारी काम करते रहती है। कभी आपने सोचा कि हम तो आराम कर लेते हैं, ठीक है, 7 से 6 से 8 घंटा सो लेते हैं, पर बेचारे पेट को भी तो थोड़ा आराम मिलना चाहिए ना। तो बहुत जरूरी है कि अगर हम 2 समय भी भोजन करते हैं, तो कम से कम बीच में उसको 12 से 14-16 घंटे रेस्ट मिलता है ना? ताकि वो बाकी का कार्य कर सके। और कुछ-कुछ लोग तो ऐसा करते हैं कि जैसे बारिश वगैरह सीजन वगैरह में एक समय भोजन करते हैं, क्योंकि जठराग्नि उस समय मंद हो जाती है ना? तो ऐसा भी कर सकते हैं और चबर-चबर नहीं करने का। मॉडर्न मॉडर्न जो साइंस है, वो ये बोलता है कि डॉक्टर बोलते हैं हर 4 घंटे में खाओ, बहुत गलत है। एक्चुअली हम वो हमारे लिए लागू नहीं है। जो बीमार हो जाते हैं, जिनको डायबिटीज़ और ये सब चीज़ों का है, उनके लिए, पर वो सब होने देना ही नहीं है ना। आप योग की शरण में जाइए, डिजीज होने के बाद मत जाइए, अपने बच्चों का भी इससे जोड़िए, सभी लोग करिए। देखिए धीरे 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 आप देखेंगे कि आपका घर खुद एक स्वर्ग बन जाएगा, है ना? और जो वेस्ट मटेरियल है उसको निकालने के लिए हमें समय चाहिए और क्लीन करने के लिए भी समय चाहिए। यही बताया गया है कि उसको रेस्ट मिलना चाहिए और हम फास्टिंग के द्वारा उसको, अब जो फास्टिंग है वो दो बहुत सारे प्रकार है, पर यहाँ जो बताया है शास्त्रों में, वो बताया कि बिना फूड, बिना वाटर, इसमें बहुत सारी हमारी इसमें प्राचीन में कहानियां वगैरह उसके ऊपर, मॉडर्न अभी जो साइंस क्या बोलता है उसके बारे में काफी डिटेल में आनंद भाई जी ने हमको बोला है कि एक बार आप उपवास पे भी लीजिए। तो वो जब हम प्रेजेंटेशन देंगे, जब फिर हम बहुत डिटेल में जाएंगे इसके बारे में, पर अभी हम लोग शॉर्ट में जा रहे हैं। फिर भी मैं आपको एकादशी का जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है उसका पहलू आपको इसलिए बताऊंगा कि वो हमें समझना बहुत जरूरी है। भले हम माइथोलॉजिकल स्टोरी पे विश्वास न करें, क्योंकि आजकल के बच्चे हैं बाप दाखा नहीं तो श्राद्ध कर, यानी हमको प्रूफ चाहिए ऐसा बोलते हैं। तो उसके लिए मैं आपको बताने वाला हूँ कि एकादशी के दिन उपवास करने से क्या फायदे हैं, क्यों करना चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि फुल मून डे या न्यू मून डे, उसमें क्या होता है, आप देखे हैं कि समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें होती है। उसके उस दिन आप देखते हैं कि हमारा जो बहुत सारी रोड एक्सीडेंट होते हैं, लोगों में झगड़े होते हैं, क्राइम्स वगैरह ज्यादा होते हैं, उसका कारण क्या है? क्योंकि हमारा जो शरीर है ना, वो 70 से 80% पानी का बना हुआ है। और जो चंद्र, सूर्य और पृथ्वी जब एक लाइन में आते हैं तो उनका ग्रेविटेशनल फोर्स इतना बढ़ जाता है और उसका असर हमारे पृथ्वी पर पड़ता है। तो पानी पानी पे सबसे पहला असर होता है, इसलिए तो पानी की तरंगे इतनी ऊंची ऊंची उठती है। तो हमारा शरीर भी तो 70 से 80% है, तो हमारी बॉडी पे भी लिक्विड फैक्टर पे वो अफेक्ट करता है, जिससे हमारी नर्व एजिटेट होती है, फिर हम नॉर्मल नहीं होते हैं। बहुत लोग देखेंगे कि उस दिन सुसाइड भी बहुत ज्यादा हो जाता है। आप थोड़ा सा इंटरनेट पे जाएंगे तो आपको ये सब चीजें मिल जाएंगी। तो हमें जो जिनको नॉलेज बढ़ाना है, ऐसा बोलते हैं ना कि दुख और क्लेश का कारण अज्ञान है, तो अभी अज्ञानता हम निकाल रहे हैं, ज्ञान बढ़ा रहे हैं।
तो जब ज्ञान आपका बढ़ जाएगा ना, तो आप फिर वो हिसाब से भोजन करेंगे, उस हिसाब से उपवास वगैरह करेंगे, तो आपको भरपूर फायदा होगा। तो जो भी तिथियां हर एक धर्म में, जैसे जैन धर्म में जो तिथियां, वो बहुत साइंटिफिक है, सिर्फ ऐसा नहीं कि भाई ये दिन कर लो। तो इसलिए मैं खास आज एकादशी और इसके बारे में बता रहा हूँ, जो महीने में 2 बार आती है, और ये 11वां दिन होता है, यानी जो फुल मून या न्यू मून के 3 से 4 दिन पहले, ठीक है? तो फास्टिंग कैन रिड्यूस दिस इफेक्ट। जब हम फास्टिंग करते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर बहुत कम चीज जाती है, तो उसका जब ब्लड बनता है ना, उसको 3 से 4 दिन लगते हैं। हम जो खाते हैं, उसका रूपांतर होते 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 ब्लड में, वो उसका 3 से 4 दिन लगता है, और जब वो ब्रेन में जाती है, तो उस दिन फुल मून डे या न्यू मून डे रहता है। इसलिए 3 से 4 दिन पहले हमने, और एकादशी में क्या होता है, सबसे बड़ी बात है कि उस दिन सबसे कम प्रेशर होता है एटमॉस्फेयर, सबसे कम प्रेशर होता है, और फुल मून डे और न्यू मून डे में सबसे ज्यादा प्रेशर होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का, जिसके कारण पानी की तरंगें कितने ऊपर उड़ती हैं और लोग गलत गलत काम कर जाते हैं। तो अगर हमने एकादशी के दिन कम से कम चीज अंदर डाली, तो हमारा जो रक्त है, जो बहुत कम चीजों से बना हुआ है, वो जब यहाँ पे ब्रेन में जाएगा, तो मन विचलित नहीं होगा, बैलेंस होगा। तो काफी देखिए, हमारे उस समय तो साइंस नहीं था, पर हमारे शास्त्रों में इसका बहुत अच्छे तरह से पूरा पूरा बताया। यही जो मैंने आपको बताया है, ये देखिए पूरा पूरा यहाँ पे मैंने लिख के दिया है। जब आपको समय मिलेगा तो इसको जरूर से पढ़ना, ठीक है? दो दिया है। एक तो 3 से 4 दिन पहले यानी एकादशी के दिन हम जितना कम खाएंगे, फिर वो उसका जो खून बनेगा उसको 3 यानी फुल मून डे या न्यू मून डे वो पहुंचेगा, और ताकि कम से कम ब्रेन में हमारी हलचल होगी, ठीक है? और दूसरा है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है सबसे लोएस्ट रहता है, सबसे कम रहता है, ठीक है? इसके बाद में देखते हैं एकादशी के उपवास है। अब यहाँ एकादशी का बताया है, पर कोई भी उपवास आप करते हैं, ठीक है, तो उसके देखिए फायदे क्या क्या होते हैं। पर आपको पता है कि आजकल उपवास का मीनिंग क्या है? देखिए, वैसे उपवास का अर्थ होता है कि बुरी चीजों से दूर। अन्न वगैरह क्या होता है कि ये बहुत जल्दी सड़ता है अंदर जाके, है ना? डिकम्पोजिशन ज्यादा होते हैं। अगर आपने खाना भी बना लिया, तो एक प्रहर बीत गई यानी 6 घंटा अगर हो गया, तो वो बासा हो जाता है। इसका मतलब अंदर कीटाणु वगैरह आना चालू हो जाते हैं, बैक्टीरिया वगैरह आना चालू हो जाते हैं, वो सड़ने का प्रोसेस होता है। तो ये सब चीजें अगर हम नहीं खाते हैं उस दिन, और फल पे या दूध पे या ताक पे या पानी पे सिर्फ रहते हैं, जो पानी नहीं छोड़ सकते उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। अन्यथा आपने अगर एक दिन 15 दिन में अगर एक दिन पानी कम से कम वापरा, या अभी फ्रूट्स वगैरह खाते हैं, भरपूर पानी मिल जाता है उसके अंदर, है ना? हम लोग क्या बोलते हैं, ताक वगैरह पीते हैं, दही वगैरह लेते हैं, तो उससे भी काफी पानी मिल जाता है। तो अगर उपवास वो प्रकार से करते हैं, पर आजकल हलवाई की दुकान में आपने देखा है कि जिस दिन उपवास रहते हैं, उस दिन आप देखिए इतना बड़ा वो डेकोरेशन करके रखता है, इतने सारे लोग रहते हैं वहां पे सबको ग्राहक को देखने के लिए, देने के लिए, कि आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो क्या उपवास है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो अपना फेस्टिवल मना रहे हैं, वो जीव का फेस्टिवल मनाते हैं, ठीक है? चलो बोलिए, एक दिन अपने को फेस्टिवल मिल रहा है, जीव को नई नई चीजें खाएंगे बाहर की दुनिया की, तो वो तो सबसे बड़ा। आप उससे अच्छा मत कीजिए उपवास, मैं तो बोलूंगा, पर बाहर की चीजें नहीं खाना। वो कौन से, कैसे, कौन सा तेल है, कौन सी चीज वापर रहे हैं, जिस दिन हम अपने पेट को कम से कम देना चाहते हैं, उस दिन आप इतना घनिष्ठ दे रहे हैं उसमें कि वो पचन ही नहीं होता, दूसरे दिन अपचन हो जाता है ना? और कैसे भावना से वो लोग बनाते हैं, कितना स्वच्छता है, कुछ नहीं पता। एक्चुअली बाहर की चीज तो खाना ही नहीं चाहिए, है ना? अब ये नया फैट कहाँ से निकल गया है पता नहीं, खैर जो वो भी है, उसका भुगतान भी हम लोग कर रहे हैं। तो ये चीजें देखिए कितने फायदेमंद है ना? फिर मणिपुर चक्र का, और अगर आपको समय भी हो रहा है, मणिपुर चक्र को अगर और अच्छा डेवलप करना है, तो क्या करेंगे कि कोल्ड वाटर शावर लेंगे। पर आप बोलेंगे अभी तो ठंडी है, हमको ठंडे पानी है ना, जो, मैं नहीं बर्फ का पानी नहीं बोल रहा हूँ प्लीज, वैसा मत समझना, तो फ्रीज का पानी समझेंगे। जो पानी आता है, पर अभी जैसे ठंडा पानी आता है, तो जो ठंडा पानी आप देखेंगे कुछ लोग, है ना, जैसे पूरे पुराने लोग हैं हमारे, जो
मदर फादर है वगैरह जो, तो वो अभी भी ठंडे पानी से 12 महीना नहाते हैं। आप देखेंगे वो पूरी तरह से प्रसन्न रहते हैं और ऊर्जा से भरपूर रहते हैं, उनका डाइजेशन वगैरह सब बहुत अच्छा रहता है ना? तो ये हमारी बॉडी जो माइंड है उसको शार्प बनाता है, हमको मोर एनर्जेटिक बनाता है। अगर आप कुछ कारणों से कोल्ड वाटर नहीं वापरते हैं, तो थोड़े कोमल पानी से नहा लीजिए, पर आखिरी में आपको क्या करना है कि आपके सर के ऊपर पीछे की ओर से पहले पहले नाभि के सामने और नाभि के पीछे यानी रीढ़ की हड्डी पे वहां वहां पानी लगा दीजिए उसके बाद में, और यहाँ से आप कोल्ड वाटर यहाँ से छोड़िए, जो हमारी सभी रीढ़ की हड्डियां उसके ऊपर से बहते हुए वो नीचे चले जाएगा। और इससे भी हमारी क्या होता है कि जो फायर है हमारे जठर अग्नि का, वो बहुत ज्यादा प्रज्वलित हो जाता है, जिसके कारण हमारा डाइजेस्टिव बहुत एक्टिव हो जाता है। हम यही तो चाहते हैं, है ना? तो ये भी आप प्रयोग कर सकते हैं। और जो ये नहाने का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, उनके लिए मैं शॉर्टकट बता दूं, तो आजकल लोग तो शॉर्टकट ज्यादा पसंद करते हैं, बोलते हैं कि भाई आप हमको मुद्रा बता दो, पर हम योग नहीं करेंगे, हम खाएंगे जो हमारी मर्जी से, हमारा जो जीव बोलेगा, पर आप सिर्फ मुद्रा बता दो ताकि हम क्या हो जाए, बारीक हो जाए, मोटापा चले जाए। ऐसा नहीं होता है, कभी भी शॉर्टकट नहीं चलता है। फिर भी यहाँ मैं बता रहा हूँ आपको कि आप ठंडे पानी से क्या कीजिए, फोर आर्म है और पैर नीचे के जो घुटने के नीचे के वो पैर है, हमारे जो नाभि की जगह है, हमारी जो कान है उसके पीछे की जगह है, वो कोल्ड वाटर से धो ले, ठीक है? और फिर मुंह में पानी ठंडा भरे और फिर आंखों पे, खुली आंखों पे 10 से 12 बार ठंडा पानी आप अंदर छोड़िए। आप देखेंगे कि इससे भी हमारा पूरी मन शांत हो जाता है, ब्रेन शांत हो जाता है, उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है, हमारी आंखें शांत हो जाती है ना? और पेट की जो फायर है जठर अग्नि वो इससे बढ़ जाती है, ठीक है? और फिर ये एक हो गया शॉर्टकट। और दूसरा है कैसे, तो हाँ, ये मणिपुर चक्र अगर आपका बैलेंस हो गया तो कभी भी आपको सर्दी की प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मुकस अंदर रहेगा ही नहीं, हमारी नाक एकदम क्लियर रहेगी। और ये इस बात का बताता है कि इसके कारण जिनका मुकस वगैरह नहीं रहता है, जिनकी साइनस क्लियर रहती है, उनका माइंड वगैरह भी क्लियर और शार्प हो जाता है। फिर एक अग्नि मुद्रा आप कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा है। आप शवासन में लेट जाएंगे, ठीक है? और 7 बार लंबी गहरी श्वास लेना है और लंबी गहरी श्वास छोड़ना। और क्या इमेजिन करना है, तो हमारे जो ब्रह्मांड की जो शक्तियां हैं, ओके, ये हमारी श्वासों द्वारा हमारे शरीर के अंदर जा रही है, ठीक है? हमारे शरीर ऊर्जावान हो रहा है, हमारी जो मणिपुर चक्र है उसकी ऊर्जा बढ़ रही है, ये आपको सोचना है। और जब आप श्वास छोड़ते हैं तो ये पूरी जो ब्रह्मांड की जो ऊर्जा अंदर आई थी वो वापस फिर ब्रह्मांड में वापस जा रही है। फिर नेक्स्ट जब श्वास लेते हैं तो यही सोच के ऐसे 7 बार करना है। तो ये भी प्रयोग बहुत अच्छा है, 7 बार कर सकते हैं, 9 बार कर सकते हैं, 11 बार कर सकते हैं, 21 बार कर सकते हैं, ठीक है ना? तो शवासन में फिर कौन कौन सा पदार्थ खाना चाहिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो जैसा पीला कलर है ना, मणिपुर चक्र का गोल्डन येलो, तो जो भी पीले प्रकार के, जैसे यहाँ पे नींबू दिख रहा है, फिर पीले आम खा सकते हैं आप, ये पीली मिर्ची दिख रही है, फिर ये भुट्टा दिख रहा है, ये पाइनएप्पल दिख रहा है, बहुत सारी चीजें जो पीले कलर की है वो आप खा सकते हैं, तो उससे हमारा मणिपुर चक्र डेवलप होगा। तो जितने भी ये पीला मिर्च तो मैंने बता दिया, कॉर्न बता दिया, लेमन बता दिया, बनाना, हाँ केला भी आप खा सकते हैं क्योंकि पीला कलर है। फिर शुगर, ये जो व्हाइट फ्लोर वगैरह है ना, उसको आपको अवॉइड करना है, प्रोसेस फूड, जंक फूड। देखिए भैया, आप अगर आप योग से जुड़े और आप चाहते हैं कि योग से फायदा मिले, तो आपको बाहर की चीजें तो 100% बंद करना है। देखिए, आप बोलेंगे नहीं हमारा मन नहीं मानता है, पर आप जब योग करते हैं ना तो मन फिर अपने अंदर काबू में आ जाता है, ये गारंटी है, ठीक है? तो आपको अगर मन काबू में रखना है, उसको गुलाम बना के रखना है, तो आपको योग तो रोज करना पड़ेगा और पूरी श्रद्धा से करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो कर रहा है इसलिए मैं कर रही हूँ, हमारा मन इधर उधर भटक रहा है, नहीं, कोई फायदा नहीं होगा, आप अपना समय वेस्ट कर रहे हैं। पूरी श्रद्धा से, पूरी लगन से, आप दवाई पूरी श्रद्धा से लेते हैं, है ना? तो ये भी आपको पूरे श्रद्धा से, ये दवाई का बाप है, ठीक है? दवाई तो आपको ठीक नहीं कर सकती है, पर ये योग जरूर से आपको ठीक करेगा, ठीक है? और होल ग्रेन सीरियल्स आपको खाने हैं, ब्राउन राइस खाना है,
सनफ्लावर सीड्स खाना है, फिर वो रिफाइंड तेल अगर नहीं लेना है, कच्ची घानी का तेल वापरना है, और तेल जितना कम खाएंगे उतना अच्छा है। क्योंकि आपने देखा है कभी गाय, बकरी, भैंस जो भी है, वो लोग कभी तेल खाए दिखते हैं? घास ही खाते हैं। पर देखिए घोड़ा वगैरह देखिए क्या हष्ट-पुष्ट रहते हैं। तो अगर लोग सोचते होंगे कि तेल और घी से हमारा शरीर अच्छा ये बनेगा, चमकीला होता है, ऐसा कुछ नहीं। आप जो भी खाते हैं शुद्ध मन से खाइए, शरीर में इतनी शक्ति है, इतना इतनी अच्छी केमिकल फैक्ट्री है कि इसको जो चाहिए ना वो सब निकाल लेती है और बाकी सब भेज देती है। अभी क्या कर रहे हैं हम, रिच फूड खा रहे हैं और कुछ अभ्यास नहीं करते हैं ना, शारीरिक व्यायाम तो करते ही नहीं है, जिसके कारण क्या होता है जो खाते हैं ना वैसे वैसे बाहर निकल जाता है, शरीर को कुछ भी मिलता नहीं है, जिसके कारण सब प्रकार की डिजीज हो रही है। हमको बाहर से विटामिन लेना पड़ता है, बाहर से सब कुछ लेना पड़ता है ना। अब डाइजेस्टिव फ्रेंडली फूड्स कौन कौन से हैं? तो अपना दही सबसे अच्छा है ना, उसमें फ्रेंडली बैक्टीरियाज होते हैं, पपैया हो गया, सीजनल फ्रूट्स हो गए, सैलेड्स हो गए। आपको पता है ना कि जैसे अपने हिंदुस्तान में जब ऑफ सीजन में हम लोग एप्पल खाते हैं तो क्या कर रहे हैं पता है आपको? 3 से 6 महीने जूना एप्पल खाते हैं, कोल्ड स्टोरेज में रख देते हैं, जब सीजन आता है तो भर देते हैं। तो ऐसा क्या फायदा, उससे अच्छा जाम खाओ, जो ताजा जो सीजनल फ्रूट्स है ना उसमें खाओ। ऐसा नहीं है कि एप्पल वगैरह खाओ। ये तो भैया ये जो फंडा आया वो यहाँ से यूरोप वगैरह से आया है, जहाँ एप्पल बहुत ज्यादा प्रमाण में होता है। पर हमारा तो हिंदुस्तान देश है कि इसे एप्पल ही नहीं होता, हर प्रकार के सीजन के अनुसार फ्रूट्स है, तो उसका फायदा लो। तो आप ये करेंगे ना तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा रहेगा। फिर हर्बल टी भी आप ले सकते हैं। अब अलग अलग प्रकार के हर्बल टी एक एग्जांपल करके मैंने दिया है, पुदीना और जिंजर का टी बनाइए, वाली टी नहीं जो जो बाजारों में जो लोग पीते हैं, जो होटल्स में मिलती है, वो तो आपका एसिड बढ़ा रही है, आपके इसमें टेनिन और कैफीन की मात्रा बढ़ा रही है, आप एडिक्ट हो जाते हैं। आपको पता है ना कि जब चाय का समय हो जाता है तो हमारा मन अनबैलेंस हो जाता, बोलता पहले चाय दो। चाय पीने के बाद में फिर क्या होता है, टेनिन और वो जो कैफीन की मात्रा है वो लेवल आ जाती है, तो आपको फिर ठीक लगता है। अरे क्यों हम एडिक्ट बनना चाहेंगे? कोई भी चीज का एडिक्ट नहीं बनना है। तो गलती से भी आप चाय वगैरह लेते भी होंगे तो छोड़ दीजिए। ये देखिए संकल्प बहुत बड़ी बात है, आपने एक बार ठहरा लिया नहीं है ना, नहीं ये भी नहीं कर सकेंगे, फिर आप मनुष्य, हम लोग मनुष्य बोलने के लायक नहीं है। ठीक है, चलिए जल्दी से सब लोग आराम से रिलैक्स हो जाइए। हम लोग एक 5 मिनट हम लोग क्या करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, है ना। तैयार है? सब लोग रिलैक्स हो जाइए पूरी तरह से, रीढ़ की हड्डी सीधी रखिए, शरीर पे पूरे कोई भी प्रकार का तनाव नहीं। कर लिया? चेहरे पे कोई भी तनाव नहीं, पूरी दुनिया भूल जाइए, सिर्फ अपने अंदर केंद्रित कीजिए अपने आप को। ठीक है, और फिर अब हम जो जो बोलेंगे ना वैसा आपको सिर्फ रम का उच्चारण करना है। तो सबसे पहले तो हमको ये समझना है मन में कि हम एक सुख रूप आत्मा है ना, मैं एक सुख रूप स्वरूप आत्मा हूँ, और मेरा जो लीवर है, जो गॉल ब्लैडर है, पेंक्रियास है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, सभी सुनहरे पीले रंग के बने हैं, है ना। हमारे नाभि के आजू बाजू जितने भी है, उस जितने ऑर्गन से सब पीले कलर के बने हैं, और हर अंगों से सुनहरा पीला कलर निकल रहा है, वहां से पीला कलर की रोशनी फूट रही है, जैसे मणि से, है ना, पीले कलर की मणि है तो उसमें से रोशनी फूट रही है, वैसे हमारे जितने जो ऑर्गन्स है वहां से, और ऊपर से परमात्मा की तरफ से भी जो पीली गोल्डन कलर की जो रोशनी आ रही है, वो हमारे शरीर में एब्सॉर्ब हो रही है, समा रही है। ठीक है, और हमारा जो शरीर है वो स्वस्थ हो रहा है। वैसा आपको समझना है कि परमात्मा की तरफ से जो भी रोशनी आ रही है वो हमारे ऑर्गन्स पे गिर रही है, और उसके कारण हमारे मणिपुर चक्र वो भी पीले कलर की रोशनी है, ईश्वर की तरफ से भी पीले कलर की रोशनी है, दोनों एक दूसरे में मर्ज हो गई है, और फिर मैं जितने भी ऑर्गन्स है वो पूरी तरह स्वस्थ हो रहे हैं, ऐसा आपको सोचना है। और रम 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 ऐसा लंबा, आपको जितना लंबा आप जैसे ओम का उच्चारण करते हैं ना वैसा हमको करना है। ठीक है, आप लोग सब लोग तैयार हैं? अभी कोई बात उत नहीं करेगा,
4 से 5 मिनट, और जब 4 से 5 मिनट जाएंगे तो फिर सब हम इसमें आपको बता देंगे। तो चलिए, कोई भी मुद्रा लगा लीजिए, ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा में आंखें बंद पूरी तरह से, और जो भी हमने बताया है, पीठ की हड्डी सीधी, शरीर में कोई तनाव नहीं, चेहरे पे कोई तनाव नहीं, और चालू कर दीजिए। रम 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 रम। और मन में वो विचार लाइए कि ईश्वर की तरफ से गोल्डन येलो कलर की रोशनी आ रही है, और हमारे जो नाभि के आजू बाजू जो ऑर्गन्स है उसमें भी रोशनी निकल रही है, पीले कलर की दोनों रोशनियां मिल रही है, और हमारा जो मणिपुर चक्र है वो विकसित हो रहा है, हमारे ऑर्गन्स पूरी तरह से व्याधियों से मुक्त हो रहे हैं, मेरे इसमें ऊर्जा आ रही है, ऐसा सोचिए, और रम 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 का उच्चारण करते रहिए। रम 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 राम 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 धीरे 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 अपने आप को शांत कीजिए। दोनों हथेली ऊपर उठाइए और एक दूसरे से रगड़िए, उसमें योग की ऊर्जा तैयार कीजिए। योग की ऊर्जा तैयार होने के बाद में उसे दोनों आंखों पे रखिए, और जितनी भी ब्रह्मांड की शक्तियां हैं, परमात्मा की तरफ से रोशनी निकली है, वो पूरी पूरी हमारे शरीर में समा रही है। हमारा मणिपुर चक्र डेवलप हो गया है, हम ऊर्जा से भरपूर हो गए हैं, पूरी तरह स्वस्थ हो गए हैं, शारीरिक तौर पे, मन के तौर। और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। तो यहाँ पे हम समाप्त करने की आपसे इजाजत चाहेंगे, और जिनको भी कोई प्रश्न पूछना है पूछ सकते हैं, आपका स्वागत रहेगा। जी जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। सर, माइग्रेन के लिए कौन सा चक्र को कैसे एक्टिवेट करना है, थोड़ा बताएंगे प्लीज। अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने माइग्रेन के लिए, क्योंकि आजकल बहुत कॉमन हो गया, और ये सब तनाव से जनित है ना, तनाव कारण होता है। और माइग्रेन का अगर बेस अगर हम देखते हैं तो हमारा मणिपुर चक्र उससे डिस्टर्ब रहता है। ऐसा बोलते हैं जो भी ब्रेन से रिलेटेड या मन से रिलेटेड या शरीर से उसका उद्गम जो है वो हमारा मणिपुर चक्र है। अगर हम पंचकोश की बात करें तो मन से ही सब डिजीज का बीजारोपण होता है। हम जो आप जो बता रहे हैं माइग्रेन के लिए, तो माइग्रेन के लिए जैसे अगर डायरेक्ट आपको माइग्रेन के लिए चाहिए तो हम बोलेंगे जरूर से आप आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाइए और उसको विकसित करिए। पर ये इतना इजी शास्त्र नहीं है कि आपने ध्यान लगा लिया और आपको फायदा मिल गया। देखिए, अगर हम लोग अष्टांग योग की बात करते हैं तो ध्यान का जो नंबर आता है वो 7वां है ना, और 8वां जो है समाधि है। तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, तो 4 जो चीजें हैं जो आप रोज क्लास में आपको अनिल भाई जी सिखाते हैं, प्राणायाम सिखाते हैं और आसन सिखाते हैं और ध्यान सिखाते हैं, है ना।
पर जो यम और नियम जो मेन है, यानी अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह और शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ठीक है? ये जो 10 चीजों का है ना, वो क्या हम उसका अच्छी तरह से पालन करते हैं? अगर आप अच्छी तरह से इसका पालन करते हैं, ये यम और नियम का, तो आप जो भी आसन करते हैं जिसमें लिखा गया है कि आपको जैसे माइग्रेन इससे अच्छा हो जाएगा, तो 100% आपको अच्छा होगा अगर यम नियम का आपका, क्योंकि फाउंडेशन आपका स्ट्रांग होना चाहिए। अगर मन ही हमारा अस्वस्थ है तो आप आसन करके भी फायदा नहीं। और दूसरा है कि प्राणायाम। प्राणायाम में हम लोग ध्यान से नहीं करते, मन तो इधर उधर भागते रहता है, तो उसके कारण वही है कि 10 जो नियम बनाए गए ना, यम नियम, उसका हम पालन नहीं करते। तो मैं चाहूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि ये आपकी जड़ से निकल जाए, देखिए शॉर्टकट तो है, मैं बता सकता हूँ कि एक सेंटेंस में कि आप आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाओ, आपका चल जाएगा, पर ऐसा होता नहीं है। आप बहुत लोग प्रयोग करते हैं पर होता नहीं है। तो आपको अपने शुद्ध शरीर और मन जब तक आप शुद्ध नहीं करेंगे, आपके जो जिंदगी में जो प्रॉब्लम्स है उसको पॉजिटिवली हैंडल नहीं करेंगे, तब माइग्रेन चाहता नहीं है। ठीक है, तो आपको पूरी तरह से अपनी जीवन शैली बदलना है। ठीक है, जो जो जैसे प्राणायाम है, आपको भ्रामरी, है ना, उद्गीत, ये दोनों यानी ओम का चैंटिंग, भ्रामरी, ये आपको बहुत ज्यादा करनी है। ठीक है, 21 बार कीजिए, 51 बार कीजिए, आप देखेंगे उस पर असर होगा, क्योंकि हमारे मन को शांत करता है। भाई इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहे और आपका मार्गदर्शन हमें मिलता रहे। इसी शुभ भावनाओं के साथ हम आज की मीटिंग यहीं समाप्त कर रहे हैं। ओम अरहम, ओम अरहम। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। ओम अरहम।